हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 जिसमें जो अध्याय फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करेंगे, जो आर्टिकल 152 से लेके 167 तक है। ठीक है, जो अनुच्छेद 152 है जो अध्याय फर्स्ट के अंदर है, उसमें राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य जो है, आप देखते हैं कि जो जब संविधान लागू हुआ तो उस समय राज्यों को चार कैटेगरी में डाला गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है वो इसमें 152 में आएगी। ठीक है, कितने स्टेट है? 8-9 स्टेट है, उनकी बात करेंगे। फिर बाद में जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड अध्याय, जिसमें अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका है, उससे संबंधित प्रावधान है, उनको डिटेल से पढ़ेंगे आराम से। फिर इनसे राज्यपाल से संबंधित जो राज्यपाल इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया है यहाँ। ठीक है, जैसे आप पार्लियामेंट में देखते हैं उस समय तो हम लोग पढ़ते हैं विधायिका में सेंट्रल के अंदर की, तो उसमें जैसे राष्ट्रपति इंपोर्टेंट था हर जगह, वैसे यहाँ पर जो राज्यपाल है उसकी भूमिका रहेगी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद वगैरह जो भी है। ठीक है तो राज्यपाल को लेके कई सारी कुछ जो अपवाद थे, कई सारे उलझने थी, कई सारी समस्याएं थी, जहां पर कई बार आपातकाल की समस्या को लेके हैं, कई बार शक्ति का जो अधिकरण है या केंद्रीकरण है या अधिक शक्ति का जो प्रावधान है, या कई सारे आधार उसमें रखे गए। फिर कई बार उसको जो एजेंट है केंद्र का, उसके आधार पर कहा गया। तो कई सारी चीजें हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। फिर बाद में जो राज्यपाल है उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जो कई सारे रिकमेंडेशंस आए, जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया, फिर बाद में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आया, फिर उसके अंदर उसकी 15 टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनके अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, कितने सदस्य थे, कब उसका गठन हुआ, कब वो लागू हुआ। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे आयोग थे, पूंछी आयोग है, सहकारी आयोग है ना, वेंकटचलय आयोग है। तो कई सारे जो रिकमेंडेशन है उन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था भाग 6 और राज्य स्तर की कार्यपालिका। ठीक है, अध्याय फर्स्ट और सेकंड, और आर्टिकल जो है वो 152 से लेके 167 तक है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो अभी आरपीएससी में एग्जाम हुआ था, मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया उसको, कि मुझे किसी ने कहा कि भाई केवल पढ़ाने से आप जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी की, इसकी अप्रोच को आप क्या कर सकते हैं, आप इसको केस थोड़ी कर सकते हैं। हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन उसके आसपास जा सकते हैं। जो थोड़ा बाकी रह गया ना, उसके ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमें समस्या नहीं करनी है, समस्या के समाधान पे जाना है। हमें विकल्प की तलाश करनी है कि एक विकल्प से नहीं हो रहा तो दूसरे विकल्प पे जाना है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से आप जैसे भी करो। मैंने बाद में बताया उसको कि आप आराम से चेक करिए। और जब हमारे टॉप 100 जो सीरीज है, ये टॉप 100 जो सीरीज है ये हमारी कंप्लीट होगी, तब आप आराम से आपको रियलाइज हो जाएगा इस चीज का, और आपको बिलीव होगा कि रियलिटी में अगर इतना पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो रहा है तो हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भागने की जरूरत नहीं है। अभी तो कितने सारे टॉपिक हुए, कोई ज्यादा टॉपिक थोड़ी हुए, अभी तो काफी सारे हैं, लेकिन मैं डिटेल से करा रहा हूं इसको। अब देखो, मैं धीरे धीरे इसकी जो नंबर्स है, आर्टिकल्स है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था वो हो गया, अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा, और इसके बाद में आर्टिकल्स चलेंगे ज्यादातर। ठीक है, अब आर्टिकल्स कहाँ पूछ रहा है, तो कल का जो राजस्थान में आरपीएससी का जो एग्जाम हुआ था पहले, और तो आप उसका पेपर देख लीजिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। उसने फंडामेंटल राइट के अंदर फंडामेंटल राइट को जो आर्टिकल 21 है उसको डायरेक्ट ना पूछ के कहां से पूछा उसने, वो उस केस से संबंधित है जो धूम्रपान वाला है, उससे संबंधित, वो किस केस से संबंधित है, तो मैंने उसको मेंशन कर रखा बाकायदा। मैं हर एक आर्टिकल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है और उनसे रिलेवेंट कोई वाद विवाद जो भी हुआ है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, तो मैंने वो मेंशन किया उसके अंदर। और मैं जैसे अभी इसमें जैसे करूंगा तो उसके बाद में एक साथ क्या करूंगा कि इनके जो है वो अमेंडमेंट और कौन सा केस किस से संबंधित वाद विवाद, वो सारे डिसीजन है वो मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा। आप आराम से देखते रहिए, आप धैर्य रखिए, आराम से पेशेंस रखो, चीजें अपने आप क्लियर होगी। और क्वेश्चंस का आप टेंशन मत करिए, मैं लास्ट में करवा दूंगा, क्योंकि एक बार मेरे को सिलेबस कर दूं तो आराम से मैं 2, 3, 4, 5 क्लास के अंदर खत्म कर दूंगा एक बार में। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि केंद्र की और स्टेट की दोनों के पढ़ लेंगे तो मर्ज हो जाएगा वो, इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे।
आराम से वीडियो पूरा देखा करिए, ठीक है। और ये जो सीरीज है अभी, ये आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी, उससे भी ऊपर काम करेगी। ये है अभी टॉप 100 चैप्टर होने तो दीजिए, आपको रियलाइज हो जाएगा एक एक चीजें जो एग्जामिनर है वो कहाँ से बाहर निकाल देगा। और करंट अफेयर भी जब मैं लेके आऊंगा तो आप देखेंगे कि वास्तव में रियलिटी में करंट अफेयर ऐसा पढ़ा जाता है। ये है, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा इस चीज के लिए। रीजन क्या है, क्योंकि एनालिसिस करते हैं उसमें मेहनत लगती है भाई, बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है। आराम से देखा जाता है, हर कॉर्नर को पकड़ा जाता है, उसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, फिर उसको कैटेगरी वाइज रखा जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें आगे, ठीक है। ये हमारा जो राज्य वाला है, राज्य की मंत्रिपरिषद है यहाँ से, और स्टेट वालों के लिए ये काम करेगा, ठीक है। क्योंकि केंद्र के अंदर पूछता है लेकिन वो कम पूछता है, लेकिन स्टेट के अंदर ज्यादा पूछता है, राज्यपाल को लेकर पूछता है केवल, ठीक है। कारण क्योंकि वो केंद्र द्वारा नियुक्त होता है इसलिए, ठीक है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद है या जो प्रधानमंत्री है उनकी सलाह मशवरे के बाद में ये काम होता है, ठीक है। अब हम करते हैं भाग 6 राज्यों से संबंधित है। क्या लिखा हुआ है कि संविधान के 6वें भाग में राज्य सरकारों के कामकाज से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। पहली चीज तो ये, आप जैसे जैसे क्लासें होती है वैसे वैसे उनको रिवीजन करते रहिए। पार्ट अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ये आपके टॉप 100 जब आपके टॉपिक हो जाएंगे तो ये आपके लिए कैसे काम करेगा आप खुद रियलाइज कर लेंगे, ठीक है। इसमें राज्य स्तर के संसदीय शासन, ठीक है, विधानमंडल की बात की जा रही है, संघीय शासन प्रणाली, ठीक है, और राज्य स्तर पर जो न्याय प्रणाली है उनकी बात है, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात हुई है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक टोटल है, ठीक है इसमें। लेकिन हम लोग कौन सा करेंगे, अध्याय फर्स्ट करेंगे हम लोग पहले, ठीक है, जिसमें सामान्य राज्य की परिभाषा के बारे में बात की है, ठीक है। 152 में परिभाषाओं के बारे में बात की। फिर है सेकंड जो कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, इसमें 153 में क्या है, अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बात की गई है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। कौन नियुक्त करेगा, जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त करेगा, किसकी सिफारिश पे, केंद्र की सिफारिश पे, ठीक है। 154 में क्या है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उसकी पावर है वो क्या है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, वही है जो राष्ट्रपति द्वारा होती है और केंद्र की सिफारिश से। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की, और जो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। और राज्यपाल है वो किसी भी सदन का जो सदस्य है वो नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति की भूमिका थी ना वैसे राज्यपाल की भूमिका है, ठीक है। इसका भी जो मिलिट्री वाला जो एरिया है उसमें जो न्यायिक मामला है उसके अंदर इसका हस्तक्षेप नहीं होगा, जो जुरिडिक्शन का काम है वो इसमें नहीं होगा, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे। फिर है 157, इसमें क्या है कि राज्यपाल के रूप में जो नियुक्ति के लिए योग्यताएं हैं, नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है, सीधी सी बात है कि भाई 5 वर्ष तो 5 वर्ष के लिए सबसे मेन चीज है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, वही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और 35 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए, ठीक है, वो है। 158 राज्यपाल के कार्यकाल की शक्ति 5 साल के लिए रहेगा वो, ठीक है। क्या उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। और वो जो राज्यपाल है वो जिस स्टेट में उसका जन्म हुआ है, जहां का वो है, तो वहां का वो राज्यपाल नहीं बनेगा, वो दूसरी स्टेट का बनेगा, ये भी ध्यान रखना। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, कौन दिलाता है, जो हाईकोर्ट, जिस राज्य का हाईकोर्ट है उस राज्य का हाईकोर्ट है उसका चीफ जस्टिस ऑफ जो स्टेट है वो मुख्य न्यायाधीश है राज्य का, वो दिलवाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो उसकी अनुपस्थिति में जो उसके द्वारा निर्धारित कोई व्यक्ति वो, ठीक है। फिर बाद में अनुच्छेद 160 कुछ विशेष परिस्थिति में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, अगर राज्यपाल नहीं होता तो उसकी जगह कौन कार्य करेगा, तो राष्ट्रपति इस चीज के लिए डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को समाधान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने का काम करने की शक्ति है। मतलब वो क्या कर सकता है कि जो मृत्युदंड है केवल वो नहीं कर सकता, बाकी अलावा और जो सजाएं हैं उनको थोड़ा कम ज्यादा कर सकता है वो, ठीक है, कम कर सकता है, आसान कर सकता है। कोई लंबा कारावास, अगर मान लो किसी को लंबी सजा है तो उसको कम कारावास में कर सकता है, तो वो चीजों को कर सकता है, ताकि उनकी जो उनकी नियति है और उनकी जो दयावान जो उसका प्रभाव है ना, उसके लिए, ठीक है।
उनकी नैतिकता का आधार है, ठीक है। आर्टिकल 162 क्या कहता है कि राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका विस्तार करना, ठीक है, कार्यकारी शक्ति का। आर्टिकल 163 क्या कहता है कि मंत्री परिषद, मंत्रियों की जो परिषद है, राज्यपाल को सहायता और सलाह प्रदान करेगी और उसको मानना भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ सविवेकीय जो शक्तियां हैं वो भी है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर है आर्टिकल 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 165 165 में क्या है कि राज्य के लिए अधिवक्ता जनरल, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कामकाज का संचालन, और अनुच्छेद 167 में क्या है कि राज्यपाल आदि को सूचना उपलब्ध कराने संबंधित मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो ये हम लोग अब यहां तक पढ़ेंगे, हम लोग इतने टॉपिक हम जो आर्टिकल है वो कंप्लीट करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 152 से, ठीक है। क्या कहता है ये क्या अनुच्छेद 152 संविधान के भाग 6 में जो राज्यों से संबंधित है के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। याद रखना इस बात का, पहली चीज तो ये, जिसमें कहा गया है कि सामान्यतः जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है, लेकिन अब इसको शामिल कर लिया गया, ठीक है। हालांकि अनुच्छेद 370 के निरसन मतलब उसको खत्म करने के बाद में, उसमें व्यवस्था को हटाने के बाद में इसकी व्याख्या में बदलाव आया, और यह मूल रूप से स्पष्ट करता है कि संविधान के भाग 6 के राज्य शासन संबंधी प्रावधान प्रथम अनुसूची में दिए हुए राज्यों पर लागू होते हैं, न कि केंद्र शासित प्रदेशों या अन्य संस्थाओं पर। इस बात का ध्यान रखना। पहले तो मैं आपको जहां जहां क्वेश्चन बनने की जो कोशिश जो होगी तो मैं आपको बताता रहूंगा, जिसमें राज्यपाल और राज्य कार्यपालिका संबंधी अनुच्छेदों के लिए आधार होता है। पहले तो ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रथम अनुसूची के कौन होंगे हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 152 के बारे में कुछ मुख्य बिंदु, राज्य की परिभाषा, वही चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक की व्यवस्था है और एक मूलभूत परिभाषा प्रदान करता है जो राज्य सरकारों से संबंधित है। जम्मू कश्मीर का अपवर्जन, ठीक है। मूल रूप से इसमें इस भाग में राज्य की परिभाषा से जम्मू कश्मीर को राज्य के स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 370 के निरसन का प्रथम प्रभाव, अब उसको क्या कर दिया गया आपको पता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2019 में जम्मू और कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया जाने के बाद में इस अपवाद की प्रासंगिकता और अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसे जम्मू कश्मीर राज्यों के सामान्य ढांचों में आ गया। दायरा क्या है कि भाग 6 पहली अनुसूची में संबंधित राज्यों मतलब सूचीबद्ध जो राज्य हैं उन पर लागू होता है, न कि केंद्र शासित प्रदेशों पर। अब वो कौन से राज्य हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग आगे। इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रथम श्रेणी है इसमें भेद का उल्लेख नहीं है, ठीक है। क्या चीज है कि भारत संघ के सभी राज्यों के लिए सरकार की एक समान प्रणाली से संबंधित है, जिसमें वर्तमान संविधान में इस भाग के भीतर ही किसी विशिष्ट आंतरिक प्रथम श्रेणी भेद का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, प्रथम श्रेणी भेद का उल्लेख नहीं किया गया। भेद मतलब प्रकार की बात है, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से 1950 के मूल संविधान में राज्यों को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। इस बात का ध्यान रखना, भाग ए, बी, सी और डी। मूल संविधान का भाग 6 जो है, भाग 6 इसमें भाग ए राज्यों से संबंधित है, जो कैटेगरी ए वाले राज्य हैं उनसे। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? असम, बिहार, बंबई, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश जो पूर्व में प्रांत, जो मध्य प्रांत और बरार से संबंधित था, ठीक है, मद्रास, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। इसमें भी 3 स्टेट शामिल थे, ध्यान रखना वर्तमान के। तो ये देखो इतने सारे हैं, असम, बिहार, बंबई, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ये, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये प्रथम कैटेगरी वाले। सेकंड कैटेगरी में देखोगे तो राजस्थान सेकंड कैटेगरी में आता है, ठीक है। हम लोग 4 कैटेगरी पढ़ेंगे, जो संविधान का भाग 7 पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा इस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था, ध्यान रखना, जिसके बाद सभी राज्य भाग 6 के प्रावधानों के तहत एक ही श्रेणी में हिसाब बन गए हैं, ठीक है। मैंने तो उसमें क्योंकि पूछा गया है इसलिए मैंने डाल दिया उसमें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 स्थापित करता है, 153 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, राज्य की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं।
जो संवैधानिक प्रमुख और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, जिसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन के तहत है कि व्यक्ति को कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। मतलब एक राज्य एक से अधिक राज्यों के अंदर काम कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 153 यहां पढ़ते हैं, संघ और राज्यों के बीच एक कड़ी और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ठीक है, वही है। इसकी नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 155, योग्यता जो है वो 157, शपथ जो है 159 और शक्तियां उसकी 163-64 से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 153 से संबंधित कुछ प्रावधान है उनको। 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, वही चीजें जो मैंने बताई, ठीक है। इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण पहलू है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों पर शासन करने की अनुमति दी गई है। यह प्रावधान प्रशासनिक दक्षता के लिए 7वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के औपचारिक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ठीक है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति और राज्य सरकार के बीच की कड़ी का काम करता है। अनुच्छेद 154 पढ़ते हैं, कार्यकारी शक्ति, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ध्यान रखना इस बात का। जैसे केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति में होती है, वैसे इसमें क्या होती है, राज्यपाल की, जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 में क्या लिखा हुआ है, इसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 157 योग्यताएं हैं, पात्रता मानदंड, भारत का नागरिक 35 वर्ष से अधिक आयु, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी क्रम डाल रखा है। 158 पद की शर्तें, इसमें दिए गए कि वह कोई विधायक नहीं हो सकता, ठीक है, और लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, और पारिश्रमिक का विवरण दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 159 शपथ और प्रतिज्ञा, राज्यपाल द्वारा पदभार ग्रहण करने से पहले ली गई शपथ, ठीक है। अनुच्छेद 163 में क्या है, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर, ठीक है, मंत्रिपरिषद के साथ और सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं राज्यपाल की भूमिका और शक्तियां, ठीक है, एक एक कार्यपालिका एक एक बार पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करती है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करती है, ठीक है, और संविधान के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करती है। राज्यपाल की भूमिका पढ़ रहे भाई, भूमिका और शक्तियां, ठीक है। फिर है विधायी शक्तियां, क्या है इसकी, कि विधानसभा को बुलाना, ठीक है, स्थगित करना, भंग करना, विधेयकों को मंजूरी देना, ठीक है। विवेकाधीन, ठीक है, वही जो हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, सत्रावसान करना वगैरह सारी चीजें केंद्र में। कुछ स्थितियों में विवेकाधीन, कुछ स्थितियों में मंत्री की सलाह के बिना कार्य करता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ठीक है, सिफारिश करना है केवल। समाधान देने की शक्ति, अनुच्छेद 161 के तहत समाधान, सजा में छूट आदि प्रदान करती है, ठीक है। अब भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन सी है, ठीक है, उसके बाद में एक एक जो हमने ऊपर पढ़ा है वो सारा डिटेल से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित प्रमुख समितियां है ना, और समितियां, और फिर है सरकारी आयोग, ठीक है। 1988 पूंजी आयोग 2010 में केंद्र राज्य संबंधों और राज्यपाल की भूमिका पर सिफारिशें दी इन्होंने, खासकर वेंकटचलैया आयोग 2002 में बना, और इन्होंने क्या किया, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति का सुझाव दिया, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हो। इन समितियों का उद्देश्य क्या था कि राज्यपाल के पद की जो शक्तियां हैं और जिम्मेदारियां उनको स्पष्ट करना था, और केंद्र और राज्य के बीच में जो संतुलन है उसको बनाए रखना। इसमें राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकारों और राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के उपयोग पर भी विचार किया गया है कि इसका दुरुपयोग नहीं हो। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां और आयोग हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है, 1966, ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966।
जब कोई मेंस के एग्जाम देता है स्टेट पीसीएस या सेंट्रल पीसीएस में, जो मतलब यूपीएससी और पीसीएस का जो एग्जाम लगता है, इनमें जो मेंस का एग्जाम लगता है तो इनमें ध्यान रखना भाई, इनका ये पूछा जाता है और आपको लिखना भी होता है। एथिक्स के पेपर में तो यही है, निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा और जो आप जहाँ चाहो वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, ध्यान रखना इस बात का, इसके दो अध्यक्ष बने थे, एक जो हनुमंते मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित, इसने राज्यपाल की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की करने की सिफारिश की, ध्यान रखना, जो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हो, इनका ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। वो इसकी जगह दूसरा डाल देता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ। राज्यपाल की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की करनी चाहिए जो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। राजभंडार समिति 1970 क्या कहता है, तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित, इसमें अनुच्छेद 356 और 57 को हटाने और राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी की सिफारिश की, ध्यान रखना इस बात का अच्छे से। सरकारी आयोग 1988 केंद्र राज्य संबंधों पर बनी सबसे महत्वपूर्ण समिति है, पूछा भी जाता है बैक टू बैक, जिसने राज्यपाल को एक स्वतंत्र संवैधानिक पद माना और सिफारिश की कि वह केंद्र का अधीनस्थ नहीं है, ठीक है। वेंकटेश्वर आयोग 2002 में इसने राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाने और उनके कार्यकाल की सुरक्षा की सिफारिश की। पुंछ आयोग 2010 में इसने भी राज्यपाल के पद की भूमिका और शक्तियों पर विस्तृत सिफारिशें दी और जिसमें केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करना शामिल था, ठीक है। अब इस संविधान से जुड़े जो आर्टिकल्स है 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 163 में राज्यपाल को एक सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, मुख्यमंत्री प्रधान होगा, लेकिन कुछ विवेकाधीन मामलों को छोड़कर। 155 और 56 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह राष्ट्रपति प्रसाद प्रयत्न प्रधान पद धारण करता है, मतलब राष्ट्रपति चाहे तब हटा सकता है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल की विधेयकों को स्वीकृति देने, रोकने और पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक एक को, जो हमने ऊपर बात की, अब इनको एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट एआरसी भारत में लोक प्रशासन में सुधार के लिए गठित एक महत्वपूर्ण निकाय था, जिसे 1966 में, डेट याद रखना, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, यह भी ध्यान रखना, स्थापित किया गया था। भ्रष्टाचार पर क्यों किया गया था, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, प्रशासन को आधुनिक बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए। हालांकि यह द्वितीय एआरसी, सेकेंड एआरसी 2005 में जो बनी है से अलग है, जो हाल ही में बना था। मुख्य उद्देश्य और सिफारिशें क्या है इसमें, देखो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ठीक है, प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उपाय सुझाव दिया था इन्होंने, और इन्होंने जिसमें संतानम समिति 1962 की सिफारिशें भी शामिल की। संतानम समिति 1962 की सिफारिशें भी शामिल की। प्रशासनिक दक्षता, सरकारी विभागों और प्रणालियों को आधुनिक प्रबंधन विधियों और प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्जीवित करना। संगठन और पोर्ट प्रणाली में सुधार, विभिन्न मंत्रालयों में संगठन और कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करना। फिर है कर्मचारी प्रशिक्षण, कर्मचारियों को आधुनिक प्रशिक्षण देना ताकि वे कुशल बन सके। क्या महत्व है इसका, कि वह भारत में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में पहला बड़ा प्रयास था, जिसने बाद में सुधारों और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड एआरसी के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अब पढ़ते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। सेकेंड एआरसी में अंतर क्या है, प्रथम एआरसी 1966 के विपरीत, ठीक है। द्वितीय एआरसी का गठन 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में हुआ है, ध्यान रखना भाई इसका, ठीक है। और इसने लोक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर 15 रिपोर्ट प्रस्तुत की और समकालीन भारत की जरूरतों पर केंद्रित किया। आयोग के प्रमुख सदस्य, अध्यक्ष होना श्री मोरारजी देसाई, ठीक है, पहले वाले की बात है, मोरारजी देसाई शुरुआत में, बाद में श्री हनुमंतैया ये बने। इस बात का ध्यान रखना, कारण क्योंकि ये प्रधानमंत्री बन गए थे इमरजेंसी के बाद में, ठीक है। सदस्य कौन कौन है, ध्यान रखना भाई सदस्यों का भी, श्री हरिश्चंद्र माथुर, ये हाईकोर्ट थे, हरिश्चंद्र माथुर, सॉरी, श्री जीएस पाठक, फिर है
श्री H.V. कामत और श्री V. शंकर, ये सदस्य सचिव रहे, ध्यान रखना, ये सदस्य सचिव रहे। और जो बाकी है वो मैक्सिमम जो हाईकोर्ट वगैरह है या सुप्रीम कोर्ट है, इनके जो जज वगैरह रहे हुए हैं, ठीक। सदस्य सचिव है V. शंकर, ध्यान रखना इस बात का। अतिरिक्त जानकारी में क्या है, गठन 5 जनवरी 1966 को भारत सरकार द्वारा देश के सार्वजनिक प्रशासन की समीक्षा करने के लिए परिवर्तन, मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बनने, हाँ, मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्री बनने के बाद हनुमंते ने अध्यक्षता का पद संभाला था। उप प्रधानमंत्री की बात है, सॉरी, ध्यान रखना, ठीक है। मुख्य कार्य योजना, वित्तीय प्रशासन, कार्मिक जो प्रबंधन है या नागरिक शिकायत निवारण जैसे क्षेत्रों में सुधार की सिफारिश है। फिर है राजमनार समिति। तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में नियुक्त एक महत्वपूर्ण निकाय थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पीवी राजमन्नार ने की थी। उद्देश्य क्या था, भारत में केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना और राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश करना, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जिसमें अनुच्छेद 356 को समाप्त करने और वित्तीय शक्तियों के पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण संघीय सुधारों का सुझाव दिया गया था। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था। महत्वपूर्ण पहलू भाई, स्थापना तमिलनाडु, हमने ऊपर बात कर ली, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में डीएमके सरकार द्वारा स्थापित है। इस बात का ध्यान रखना भाई, स्टेटमेंट दे देता वो, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर, कॉलेज लेक्चरर के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस वाला जो इशू है जिसमें राज्य व्यवस्था से संबंधित है, तो वो पूछता है इससे, ठीक है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में डीएमके सरकार द्वारा स्थापित हुई है, ठीक है। उद्देश्य वही चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी है। सिफारिशें क्या थी इसकी, केंद्र शक्ति में कमी और राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उन्मूलन हो, वित्त आयोग का स्थायी निकाय बनाना, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां हस्तांतरित करना, ठीक है। योजना आयोग को एक वैधानिक निकाय से प्रतिस्थापित करना, ठीक है। महत्व क्या है, संघीय संतुलन को चुनौती देने का पहला राज्य नेतृत्व वाला प्रयास था जिसने सरकारी आयोग जैसे बाद में आयोगों को प्रभावित किया। परिणाम क्या निकला इसका कि केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया, लेकिन यह रिपोर्ट भारतीय संघवाद पर होने वाली चर्चाओं में प्रभावशाली बनी हुई है, ठीक है। इसके सदस्य कौन है राजमन्नार समिति के? न्यायमूर्ति है पीवी राजमन्नार, अध्यक्ष, पूर्व मुख्य न्यायाधीश मद्रास हाईकोर्ट के, ध्यान रखना भाई इस चीज का, ठीक है। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये सदस्य है, पूर्व कुलपति मद्रास विश्वविद्यालय के। न्यायमूर्ति पी चंद्र रेड्डी, सदस्य है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के, ठीक है। सरकारी आयोग पढ़ते हैं 1983 से 1988। भारत सरकार द्वारा ये निकाय था, भारत सरकार का एक निकाय था, ध्यान रखना, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया ने की थी। स्थापना इसकी केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने और उसमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए की गई थी, जिसमें भारतीय संघवाद के विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था और राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता, राज्यपालों के लिए एक निश्चित कार्यकाल और एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद का सुझाव दिया गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी संघवाद था। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वो पूछता है पृष्ठभूमि और जनादेश, बैकग्राउंड पूछ रहा हूं उसका। केंद्र सरकार द्वारा जून 1983 में गठित है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। उद्देश्य केंद्र राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच करना, शक्ति कार्यों में होने वाले टकराव को दूर करना, सुधारों का सुझाव देना, ठीक है। सदस्य हमने बता दिया, न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष थे श्री बी शिवरामन और डॉक्टर आर एस आर सेन, ये इसके सदस्य हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। रिपोर्ट जनवरी 1988 में 247 सिफारिशों वाली 1600 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस बात का ध्यान रखना, कब? 1988 में। गठन 82 में और देखो गठन 83 में हुआ और रिपोर्ट 1988 में। मुख्य सिफारिशें, राज्यपाल निश्चित 5 वर्षीय कार्यकाल केवल संवैधानिक कारणों से ही पद से हटाया जा सकता है। नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से परामर्श आवश्यक है।
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, इसका प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिए, केवल राजनीतिक संकट, आंतरिक तोड़फोड़ या व्यवस्था के टूटने की स्थिति में विकल्पों की खोज करने के बाद ही। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद बेहतर समन्वय के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसकी स्थापना करना। वित्त के मामले में समवर्ती सूची में केंद्र को समवर्ती सूची के कानूनों पर राज्यों से परामर्श करना चाहिए। वित्त के मामले में क्या सिफारिश दी कि निगम कर की शुद्ध आय राज्यों के साथ साझा करें। ठीक है, जो कॉर्पोरेशन टैक्स है उसकी बात है। विशिष्ट आवश्यकताओं को छोड़कर आयकर पर अधिभार लगाने से बचे। महत्व क्या है? आयोग का कार्य भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से हालांकि कई सिफारिशें और विशेष रूप से राज्यपाल की भूमिका अनुच्छेद 356 पर कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों और सत्ता के केंद्रीकरण बना विकेंद्रीकरण पर बहस करना शामिल का सामना करना पड़ा। वेंकटचलय आयोग से तात्पर्य क्या है? JMNR वेंकटचलय आयोग से है, जिसे भारत के संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए 2000 में गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कब गठित किया गया? 2000 में। किनकी अध्यक्षता में? इनकी अध्यक्षता में। मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान में संभावित संशोधनों की सिफारिश करना, ध्यान रखना, जिसने 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ध्यान रखना इस बात का। पूरा नाम संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना इस बात का पूरा नाम। अध्यक्ष होंगे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकटचलैया। गठन फरवरी 2000 में तत्कालीन NDA सरकार द्वारा। इस बात का भी ध्यान रखना। भारतीय संविधान की समीक्षा करना और उसमें आवश्यक बदलावों को सुझाव देना, इसका उद्देश्य। रिपोर्ट आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2002 में प्रस्तुत की। अन्य कार्य वेंकटचलैया आयोग ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो 2014 में जो हुआ था, जिसको लेकर बाद में विवाद हुआ, बाद में इसको खारिज कर दिया गया, क्या गठन का सुझाव भी दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य सदस्य शामिल होते। मैंने लास्ट पिछले वीडियो में जो कॉलेजियम प्रणाली बताई थी, आप उसको देख लेना। मुख्य सिफारिशें क्या है इनकी? कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, का गठन। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्रीय कानून मंत्री और एक प्रख्यात जो व्यक्ति है, ठीक है, वो इसमें शामिल होना चाहिए। संविधान की समीक्षा, मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों, इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों, इसके अलावा चुनाव प्रक्रियाओं, केंद्र राज्य संबंधों, न्यायपालिका के कामकाज सहित संविधान के विभिन्न पहलुओं पर 249 सिफारिशें की थी। इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिलिंग के माध्यम से राज्यों के साथ परामर्श पर जोर दिया गया। चुनावी सुधार के बारे में क्या कहा? कुछ चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिया। न्यायपालिका से संबंधित कई सुझाव दिए गए, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया और स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित किया गया। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। पुंछ आयोग पढ़ते हैं। इसका गठन भारत सरकार द्वारा 2007 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.N. पुंछी की अध्यक्षता में गठित किया गया। ध्यान रखना इस बात का। इसका उद्देश्य सरकारी आयोग की समीक्षा के बाद विकसित हो रही राजनीतिक और आर्थिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेंट्रल स्टेट संबंधों की पुनः जांच करना और उनमें सुधार के सुझाव देना। इनमें विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधान आदि का अध्ययन किया गया। और 2010 में भारत में संघवाद को मजबूत करने के लिए अनेक सिफारिशों के साथ एक व्यापक 7 खंडीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस बात का ध्यान रखना। पुंछ आयोग का प्रमुख पहलू, स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2007 में स्थापित। रिपोर्ट 2010 में। अध्यक्ष न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी। ठीक है। पूरा नाम, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। दायित्व क्या है? केंद्र राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और भारत की संघीय संरचना में नई चुनौतियों का समाधान करना। कार्य क्षेत्र क्या है? केंद्र राज्य संबंधों के सभी पहलुओं का अध्ययन किया गया, जिसमें शामिल है विधायी और प्रशासनिक संबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 355 और 356, वित्तीय संबंध और संसाधन साझाकरण, पंचायती राज संस्थाएं और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है। रिपोर्ट मार्च 2010 में 7 खंडों वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें 273 सिफारिशें शामिल थी। ध्यान रखना। ठीक है। मुख्य सिफारिशें, आंतरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय, प्रमुख सिफारिशों में शामिल थे क्या? आंतरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की तरह एक नया निकाय बनाना। ठीक है। अनुच्छेद 355 राष्ट्रपति शासन से संशोधन, राज्यपाल की भूमिका में सुधार करना,
यह सुझाव देना कि उन्हें विश्वविद्यालयों का कुलपति नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना भाई इस बात का कि सिफारिश में यह कहा गया है कि राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का कुलपति नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले राज्य मंत्रिमंडल से परामर्श करना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद को सुदृढ़ बनाना ताकि उसकी बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार हो। ठीक है। पुंछ आयोग का उद्देश्य समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय संघीय ढांचे का आधुनिकीकरण करना। ठीक है। आयोग की संरचना श्री न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंची, सेवानिवृत्त भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष और सदस्यों में कौन थे? श्री धीरेन्द्र सिंह, भारत सरकार के पूर्व सचिव सदस्य। ठीक है। फिर श्री विनोद कुमार डुगल, भारत सरकार के पूर्व सचिव सदस्य थे। डॉक्टर M.R. माधव मेनन, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय न्याय अकादमी भोपाल और भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बेंगलोर के सदस्य, ये सदस्य थे बेंगलोर। ठीक है। श्री विजय शंकर, ये सचिव रहे हैं। ठीक है, संसदीय सचिव। श्री विजय शंकर IPS सेवानिवृत्त, पूर्व निर्देशक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है। CBI, भारत सरकार सदस्य सचिव। ठीक है। ये सदस्य सचिव रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है। सदस्य के लिए और सेक्रेटरी के लिए पूछ सकता है वो। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का सारांश भारत के सार्वजनिक प्रशासन में सुधार के लिए व्यापक जो खाका है वो प्रस्तुत करता है, जिसमें RTI, ई-गवर्नेंस, संकट प्रबंधन, यह डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हुई है। ठीक है। आपदा प्रबंधन की बात है उसको। ठीक है। संकट प्रबंधन कहा गया है। नैतिकता, स्थानीय शासन, सिविल सेवाओं, स्थानीय शासन जिसके अंदर पंचायती राज और नगर पालिका दोनों को शामिल किया गया है। सिविल सेवाओं में सुधारों के माध्यम से दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही में सुधार 2006 से 2009 के दौरान 15 रिपोर्टें दी गई, जिसका उद्देश्य मजबूत नैतिकता और बेहतर सेवा वितरण के साथ एक उत्तरदायी नागरिक केंद्रित सरकार बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। भारत की सेकेंड ARC, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकेंड ARC का गठन 31 अगस्त 2005 को हुआ, जिसका उद्देश्य देश की लोक प्रशासन प्रणाली में सुधार के लिए एक विस्तृत खाका तैयार किया गया। इस आयोग के सदस्यों की सूची, अध्यक्ष कौन थे? चेयरपर्सन इसके श्री वीरप्पा मोइली। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का भाई। सदस्य में कौन थे? श्री वी रामचंद्रन। ठीक है। और सदस्य कौन थे? डॉक्टर AP मुखर्जी। और सदस्य कौन थे? डॉक्टर AH कालरो और डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। इस बात का ध्यान रखना कि डॉक्टर जयप्रकाश नारायण कौन से आयोग से संबंधित है, तो सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट है उसमें ध्यान रखना सदस्य के रूप में है। सदस्य सचिव कौन थे इनके? तो यह श्रीमती विनीता रॉय। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। सदस्य पूछ सकता है, अध्यक्ष पूछ सकता है और सेक्रेटरी पूछ सकता है। सभी का एक जगह क्रम बनाना, नाम लिखना, अध्यक्ष, सदस्य और सेक्रेटरी तीनों, और स्थापना जो भी है। ठीक है, गठन और क्या रिपोर्ट दी गई, बात खत्म। इन सभी के अंदर कौन सी चीज सिमिलर है उसको अलग रखना, जो इनका स्पेसिफिक मुद्दा क्या था, किस चीज पर ध्यान दिया गया उसको अलग, और तो वो चीजें आप अलग कर सकते हो उसको। ठीक है, ऐसे ताकि पढ़ने में आसानी हो। दूसरे सेकंड ARC मतलब सेकंड ARC की जो 15 रिपोर्ट्स हैं उसका जो क्रम है वो पढ़ते हैं। कौन कौन सा है? पहला, सूचना का अधिकार। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। सुशासन के लिए मास्टर पूंजी, मानव पूंजी का ताला खोलना, अधिकार व शासन। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर गुड गवर्नेंस की बात हुई है। संकट प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट, मतलब आपदा प्रबंधन की बात है ये। शासन में नैतिकता, फिर है सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, विवाद समाधान हेतु क्षमता निर्माण। ठीक है, आतंकवाद का मुकाबला, धार्मिकता द्वारा सुरक्षा। ठीक है, सामाजिक पूंजी, एक साझा नीति, कार्मिक प्रशासन का पुनर्निर्वीकरण और नई ऊंचाइयों की ओर। ठीक है, फिर है एक गवर्नेंस को बढ़ावा देना, स्मार्ट आगे की राहें। फिर है नागरिक केंद्र प्रशासन, भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना, राज्य एवं जिला प्रशासन। ये 15 टॉपिक हो गए हमारे। ठीक है, जो सेकेंड ARC के मुख्य सिफारिशें और क्षेत्र, सूचना का अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए RTI अधिनियम को मजबूत करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन की जो सिफारिश है वो। शासन में नैतिकता, सिविल सेवाओं में ईमानदारी, निष्पक्षता, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नैतिक ढांचा
स्थापित करना। आपदा प्रबंधन, आपदाओं के लिए तैयारी, रोकथाम, प्रतिक्रिया के लिए एक मजबूत कानूनी परिचालन ढांचा बनाना जिसमें जोखिम न्यूनीकरण और नागरिक भागीदारी शामिल है। पुलिस सुधार, इसको ध्यान रखना भाई। पुलिस के सामने दिए गए बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। अफसपा जो है AFSPA जैसे कानूनों पर विचार करना। ई गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोक शासन को मतलब शासन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना। स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना। कौन से पंचायत और नगर पालिका को अधिक प्रभावी बनाना। वित्तीय प्रबंधन, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। विसल ब्लोअर और संरक्षण, ठीक है, भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने वालों को सुरक्षा प्रदान करना ताकि वे बिना डर के काम कर सके, ठीक है। ये इसके मुख्य आधार थे। भारत संविधान 154, अब पढ़ते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। अब फास्ट हो जाएगा जल्दी, ठीक है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है, जो संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, लेकिन कानून द्वारा अन्य अधिकारियों को पहले से सौंपे गए कार्यों को अपने हाथ में नहीं लेता। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन कानून द्वारा अन्य अधिकारियों को पहले से सौंपे गए कार्यों को अपने हाथ में नहीं लेता है, ठीक है। जो नए कार्य है, जो खुद स्वयं करता नए कार्य वो तो कर लेता है, जो पहले से दिए हुए कार्य उनको हाथ में नहीं लेता। अनुच्छेद 154 के बिंदु, सत्ता का हस्तांतरण, राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास निहित होती है। शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। संविधान का अनुपालन, सभी कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए, ठीक है। कार्यों का हस्तांतरण नहीं, यह किसी भी ऐसी शक्ति का कर्तव्य को हस्तांतरण नहीं कर सकता जो पहले से ही मौजूदा कानूनों द्वारा अन्य अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। वही जो अभी बताया मैंने। भारतीय संविधान का 155 अनुच्छेद 155 क्या कहता है? किसी राज्य के राज्यपाल से नियुक्ति से संबंधित है ये, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट घोषित द्वारा की जाएगी, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर कार्य करते हुए, ध्यान रखना इस बात का, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं और राज्य में संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 155, इसके मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति वही चीज है, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रपति औपचारिक रूप से राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति के आदेश राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित और औपचारिक आदेश के माध्यम से की जाती है। केंद्र सरकार की भूमिका, व्यवहार में राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्य से संबंध, राज्यपाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कड़ी एक के रूप में कार्य करता है। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पदधारण करता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अनुच्छेद 156 में राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? राज्यपाल के कार्यकाल को परिभाषित करता है। कहा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार सामान्यतः 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद पर बने रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं और उत्तराधिकारी के पदभार संभालने तक जो उनकी जगह जो नहीं आने वाला है उस पद को राज्यपाल का पद ग्रहण करने के लिए, ताकि यहां तक कि 5 वर्ष से अधिक समय तक भी पद पर बने रहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि अगर मान लो 5 वर्ष हो जाए और नया उत्तराधिकारी है तो उससे ज्यादा भी जो 5 साल का समय है उससे भी ज्यादा रहता है जब तक नया व्यक्ति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल के कार्यकाल को प्रभावी रूप से नियंत्रित करती है, और क्योंकि राज्यपाल उनकी इच्छा से कार्य करते हैं, न कि एक निश्चित स्वतंत्र अवधि के लिए, ठीक है। 156 के प्रावधान वही राष्ट्रपति की इच्छा, ठीक है। राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय पद से हटा सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। त्याग पत्र राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। यह भी ध्यान रखना, 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन उनका कार्यकाल आमतौर पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। यही क्यों ऐसा क्वेश्चन जो राष्ट्रपति के लिए था वो पूछा किसके लिए? जो ये आरपीएससी वाला क्वेश्चन हुआ था अभी कमांडेंट वाला, तो उसमें, ठीक है, ये डाल दिया था इसके लिए, ठीक है। त्यागपत्र राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे सकता है।
5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह तब तक बने रहते हैं जब तक कि उनके उत्तराधिकारी आधिकारिक तौर पर प्रभाव ग्रहण उनके पद पर नहीं आसीन हो जाते। ठीक है। हालांकि 5 साल के दिशा निर्देश है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पहले भी इसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 157 किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताओं की बात करता है। क्या कहता है कि व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु पूरी हो, ठीक है, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। हालांकि परंपराओं के अनुसार राज्यपाल राज्य का बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, परंपराओं के अनुसार बाहरी व्यक्ति होना चाहिए और नियुक्ति के दौरान मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्यपाल के पद की शर्तों को रेखांकित करता है। यह निर्धारित किया गया कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात का। वह सदस्य है वो अपना पद छोड़ना होगा। यदि वह सदस्य है, इनमें से किसी का सदस्य है, तो अपना पद छोड़ना पड़ेगा। वह लाभ के अन्य पदों पर नहीं रह सकता। संसद द्वारा निर्धारित आधिकारिक आवास, वेतन और विशेषाधिकारों का हकदार होगा। एकाधिक राज्यों के राज्यपालों के लिए विशिष्ट नियम है। मतलब एक से अधिक जो राज्य है तो उनके लिए अगर राज्यपाल नियुक्त होता है, मतलब 2 या 3 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होता है, तो उसके लिए जो विशिष्ट नियम है वे सत्य राज्यपाल की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। अनुच्छेद 168 के अंदर वही चीजें, दोहरी सदस्यता के लिए निषेध है। ठीक है। कि या तो वो क्या लिखा हुआ देख लो कि राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में जो विधायक वगैरह है यदि नियुक्त किए जाते हैं तो स्वतः ही वह विधानमंडल में अपनी सीट खाली कर देते हैं। ठीक है। तो वे स्वतः ही उस विधानमंडल में अपनी सीट खाली कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना। लाभ का कोई अन्य पद नहीं, राज्यपाल को लाभ का कोई अन्य पद धारण करने की अनुमति नहीं है। अधिकार किराए से मुक्त आधिकारिक आवासों संसद द्वारा निर्धारित, मतलब संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक दूसरी अनुसूची द्वारा निर्धारित, जो दूसरी अनुसूची में जो व्यवस्था दी हुई है तब तक, जब नया कानून बने तब की बात अलग है। वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे। ठीक है। ये क्या है कि एकाधिक राज्य, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो उनके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि 2 स्टेट है, उनके बीच में अगर मान लो एक राज्यपाल हो तो दोनों स्टेटों का डिवाइडेड होगा बाद में। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। और वो वही क्या लिख देता है, पार्लियामेंट के द्वारा, या भी राज्य इस चीज के लिए डिसाइड करेंगे, तो कई सारे आधार डाल सकता हूं। ये कंफ्यूजन जो है वो दूर करना होता है। वेतन और भत्तों में कटौती नहीं करना। ठीक है। इनके कार्यकाल के दौरान क्या होता है, वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाती। अनुच्छेद 159 क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष संविधान और कानून के परिरक्षण, सुरक्षा और बचाव और राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ लेते हैं। यह शपथ संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। इसमें निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का पालन करने का वचन दिया गया। ठीक है। मुख्य बिंदु विषय, राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञा कौन दिलाता है, जो राज्य का जो हाईकोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलवाता है। वो नहीं होता तो फिर वो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उससे दिलवाता है। ठीक है। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि राज्यपाल के पद से संबंधित कोई ऐसी आकस्मिक या असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसका उल्लेख संविधान के किसी अन्य प्रावधानों में नहीं हो, जैसे राज्यपाल की अचानक अनुपस्थिति या असमता, ठीक है, तो राष्ट्रपति उस स्थिति में क्या करता है, राज्यपाल के कार्यों को निर्वहन करने के लिए, पूरा करने के लिए, लगातार चलाने के लिए कोई भी आवश्यक प्रावधान कर सकता है ताकि राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहे, और यह सुनिश्चित करता है कि आपातकालीन स्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का पालन होता रहे। उद्देश्य राज्यपाल के कार्यों में निरंतरता बनाए रखना, खासकर अप्रत्याशित अनकंडीशनल जो सिचुएशन है उसको लेके परिस्थिति में। प्रावधान किया राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों के लिए अस्थायी व्यवस्था कर सकता है, अस्थायी, ठीक है, जो किसी अन्य व्यक्ति जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य राज्यपाल को अस्थायी रूप से शक्तियां सौंप सकता है। दायरा यह उन आकस्मिकताओं पर लागू होता है जो संविधान के अनुच्छेद 153 से 167
राज्यपाल से संबंधित अध्याय में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। जो हम लोग राज्यपाल की जो राज्य की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अनुच्छेद 153 से 67 के बीच में ये व्यवस्था नहीं है। लागू संविधान के अनुच्छेद 153 से 67 में राज्यपाल से संबंधित जो अध्याय है ये इसमें शामिल नहीं है। राज्यपाल से संबंधित अध्याय में शामिल इसमें नहीं है, ठीक है। उदाहरण, यदि किसी राज्य का राज्यपाल बीमार हो जाता है, आराम से समझ में आ जाएगा, या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो संविधान में इसका तत्काल कोई प्रावधान नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। नहीं है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 160 के तहत किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से राज्यपाल के कार्यों को संभालने का अधिकार दे देता है, ठीक है। अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि राज्य के राज्यपाल को शक्ति देता है कि वह राज्य के कानूनों के तहत अपराधों के लिए दोष ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करना, विलंब करना, विराम, परिहार और लघुकरण, मतलब चीजों को कम कर देना, छोटा कर देना, कम, है ना। तो वही चीजें -+ वाली, ठीक है। अगर कोई कठोर कारावास है तो उसको कम कर देना, ठीक है, सजाएं कम कर देना। ये भाई पूर्णतः माफ नहीं करो, लेकिन कम तो कर ही सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन यह शक्ति केंद्रीय कानूनों या सैन्य अदालतों से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होती है। मुख्य वजह शक्ति का स्रोत भारतीय संविधान के भाग 6 में दी हुई है, ठीक है। दायरा, राज्यपाल यह शक्ति केवल उन मामलों में प्रयोग कर सकता है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्य के कानून शक्तियों के प्रकार, क्षमा, ठीक है, कौन सी शक्ति उसको क्षमा करने की, दोष सिद्धि या सजा दोनों को पूरी तरह से खत्म करना, ठीक है। पहली चीज तो दोष सिद्धि और सजा दोनों को पूरी तरह खत्म कर सकता, वो मृत्युदंड को नहीं कर सकता। मृत्युदंड का ध्यान रखना, वो राष्ट्रपति के पास में। विलंब, सजा के निष्पादन को अस्थायी रूप से रोकना, ठीक है। अगर कोई सजा दी है कि कोर्ट ने, तो उसको क्या कर सकता है, वो रोक सकता है उसको, ठीक है। विराम, विशेष परिस्थितियों जैसे गर्भावस्था या शारीरिक अक्षमता, ठीक है, के कारण सजा में कमी, अगर वो महिला हो तो ऐसा। परिहार, सजा की प्रकृति बदलने बिना उसकी अवधि कम करना। यहां पर मान लो शारीरिक अक्षमता, मतलब मान लेते हैं कि कोई पागल वगैरह जैसी स्थिति हो जाती है, या कुछ मान लो हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है, कुछ भी हो सकता है। परिहार, ठीक है, सजा की प्रकृति बदले बिना, मतलब सजा वही रहेगी, उसकी प्रकृति नहीं बदल रहे, ठीक है, बिना उसकी अवधि को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। मान लो 10 साल की सजा है तो उसको 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में ऐसे कर सकते हैं। लघुकरण, सजा के प्रकार को बदलना, सजा का जो दिया था उसके प्रकार को बदल देना। अगर किसी को मृत्युदंड दी है तो उसको आजीवन कारावास में डाल देना, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना। मर्यादाएं क्या है, यह शक्ति, ये लिमिटेशंस का ध्यान रखना, यह शक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के तहत शक्तियों को से कम है, ठीक है। क्योंकि वो आप क्या डालेगा कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के तहत शक्तियां राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की इक्वल होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, तो ऐसा नहीं करना है, समझ लेना, क्योंकि यह केवल राज्य के कानूनों के तहत सीमित है और कोर्ट मार्शल से जुड़े मामलों में लागू नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और राष्ट्रपति का क्या है, कोर्ट मार्शल में लागू होता है, इसमें नहीं होता है। राज्यपाल आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, हालांकि कुछ मामलों में वे अपने विवेक का भी उपयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है, जो कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उन सभी विषयों पर लागू होती है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल, मतलब विधान परिषद और विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार देता है। यह शक्ति केवल उन विषयों तक सीमित नहीं है जिन पर पहले से कानून बन चुका है, हालांकि यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे समर्थी सूची के अधीन है और संघ की शक्तियों का उल्लंघन नहीं कर सकती। क्या मतलब है इसका, पढ़ते हैं। व्यापक शक्ति, यह अनुच्छेद राज्य सरकार के, मतलब राज्य सरकार को उन सभी क्षेत्रों में कार्यपालिका शक्ति जैसे नीतियां बनाने और लागू करने का प्रयोग करने की अनुमति देती है जहां उसे कानून बनाने की शक्ति हो, ठीक है। विधायी क्षमता के अनुरूप राज्य की कार्यकारी शक्ति उसकी विधायी क्षमता, मतलब कानून बनाने की जो शक्ति है उसकी के बराबर होती है, जिसका अर्थ है कि जिस विषय पर वे कानून बना सकते हैं उस पर वे प्रशासन भी कर सकते हैं। जैसे राज्य के अंदर जो राज्य विषय है, एक तो आप देखते हैं कि जो विषय 3 प्रकार से डाले गए, एक जो है वो केंद्र का, एक राज्य का, एक समर्थी सूची है।
तो जो केंद्र जो राज्य का विषय है उसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, उसको लागू भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लो कि कभी ऐसा मामला आ जाए कि ऐसी जैसे समवर्ती सूची है जिसके ऊपर एक विषय है, मान लो एजुकेशन है या एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर अगर मान लो कि दोनों को शक्तियां हैं, केंद्र और राज्यों को, ठीक है, तो अगर मान लो कि उसके ऊपर कानून बनाने अगर कानून बनेगा तो जो केंद्र है उसका पहले प्राथमिकता में रहेगा जो कानून है, और उसके अकॉर्डिंग बाद में राज्य उसके ऊपर कानून बना सकता है। ठीक है। संघीय राज्य का समान समवर्ती सूची कॉन्क्रेट लिस्ट है के बारे में या विषय में राज्य की कार्यकारी शक्ति की जो कार्यकारी शक्ति के अधीन होती है, मतलब संघ की जो शक्ति होती है केंद्र की उसके अधीन होती है, संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन करती है। ठीक है। संवैधानिक सीमाएं कौन सी समवर्ती सूची की बात है भाई, केंद्र की सूची पहले मानी जाएगी, मतलब केंद्र सरकार का आधिपत्य ज्यादा रहेगा, राज्य का कम। जो केंद्र सरकार बनेगी उसके अधीन व्यवस्था चलेगी राज्य की समवर्ती सूची के विषयों में, क्योंकि एक ही विषय पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए क्योंकि एक केवल स्टेट का जो मतलब पालन करता है और एक पूरे भारत का। यह शक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों संसद द्वारा बनाए कानून के अधीन है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है और मनमाने आदेशों और मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के लिए उपयोगी नहीं की जा सकती। ध्यान रखना, इसमें यह नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा बनाओ जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, यदि कृषि राज्य मतलब स्टेट लिस्ट में है तो राज्य सरकार नई कृषि नीति बना सकती है और उसे लागू भी कर सकती है, लेकिन यह पेज से ध्यान रखना इस बात का, यदि कृषि पर कोई केंद्रीय कानून है, कृषि पर कोई केंद्रीय कानून है जो समवर्ती सूची का विषय है, तो राज्य की नीति उस केंद्रीय कानून के अनुरूप होनी चाहिए, न कि उसी उलट। ठीक है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल गवर्नर को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एक मंत्रिपरिषद काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स के गठन का प्रावधान करती है, लेकिन कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है और मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की वैधता की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इस बात का ध्यान रखना, क्या है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की वैधता की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करे और मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को बनाए रखे। मंत्रिपरिषद का गठन, राज्यपाल को अपने कार्यों में मदद और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। विवेकाधिकार उन मामलों को छोड़कर जहां संविधान राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने के लिए कहता है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। सलाह की गोपनीयता, मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकती। आर्टिकल 163 का सब क्लॉज 3 सामूहिक उत्तरदायित्व, यह अनुच्छेद राज्य की जो संसदीय प्रणाली है उसमें मंत्रिपरिषद है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को बनाए रखता है। इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है। राज्यपाल की भूमिका क्या है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट संवैधानिक कार्यों में उनके पास विवेकाधिकार जो है वो प्रावधान शक्तियां होती है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के संबंध में प्रावधान करता है, जिसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन? मंत्रिपरिषद। साथ ही उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है और 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना होता है। इस बात का ध्यान रखना। और उनके वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। अनुच्छेद 164 के मुख्य बिंदु मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति वही है। पद धारण करना, ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर धारण करते हैं और राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान परिषद जो विधानसभा उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी उन्हें विधानसभा का विश्वास बनाए रखना होता है। ठीक है। शपथ, मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना। तो तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार विधानमंडल की सदस्यता, कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, ठीक है, उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है। यदि मान लो कि
यानी उसे 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होगा। मतलब विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना कंपलसरी मैंडेटरी है। जहां विधान परिषद है वहां तो है ही है, लेकिन अगर वहां पर नहीं है तो विधानसभा का जो है वो सदस्य बनना जरूरी है। फिर उसको 6 महीने के भीतर, 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा तो फिर उसका पद ऑटोमेटिक हट जाएगा। वेतन और भत्ते, मतलब कोई मंत्री बन सकता है, ध्यान रखना डायरेक्ट। मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर तय किए जाते हैं। जब तक तय नहीं हो जाए तब तक वे दूसरी अनुसूची के अनुसार रहेंगे। अनुच्छेद 165 क्या कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। ध्यान रखना भाई इस बात का, जैसे उधर अटॉर्नी जनरल था ना केंद्र में, वैसे इधर स्टेट के अंदर ये है, जिसके अनुसार राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता, ध्यान रखना कौन करेगा, राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्ति करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। राज्य सरकार को कोई भी मान लो कि वाद विवाद होता है, कोई कानून कोई केस लड़ना होता है या कोई दायर करना होता है, तो वो क्या करता है कि ये वहां पर पैरवी करता है इसकी, राज्य सरकार की। उसे कानून मामलों में सलाह देने अन्य कानूनी कर्तव्यों का पालन करने होते हैं और वो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है। इस बात का ध्यान रखना। नियुक्ति, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। ठीक है, वही बातें हैं जो हमने, कर्तव्य वही है जो पद और कार्यकाल, वह राज्यपाल के पद प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है और उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, महत्व क्या, राज्य का सर्वोच्च विधिक जो अधिकारी है वो है टॉप मोस्ट जो लीगल ऑफिसर है और केंद्र के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के समान है, बता दिया मैंने आपको। अनुच्छेद 166 क्या कहता है, राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। राज्य सरकार के कामकाज से संचालन से संबंधित है। राज्य सरकार की सभी कार्यकारी जो कार्यवाही है ना वो राज्यपाल के नाम से होती है। ठीक है, मतलब जो राज्यपाल है वो नामात्र का होता है, वैसे जो वास्तविकता है वो मुख्यमंत्री में होता है। जैसे केंद्र में जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक होता है और जो नामात्र है वो राष्ट्रपति होता है, वैसे यहाँ पर भी ये व्यवस्था है। जो राज्यपाल है वो नामात्र का होता है और जो मुख्यमंत्री है वो वास्तविक होता है। कार्यकारी शक्ति की बात है। राज्यपाल को सरकारी कामकाज के सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाने का अधिकार है जो शक्ति के उचित आवंटन और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। क्या प्रावधान है, देखो, कार्यवाही का नामकरण, ठीक है, सारे काम इनके नाम से, जैसे निर्णय लेना, आदेश देना राज्यपाल के नाम पर होता है। ठीक है, प्रमाणीकरण, राज्यपाल के नाम से जारी किए गए आदेश और दस्तावेजों को राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा। एक बार प्रमाणित होने के बाद में, इस बात का ध्यान रखना, एक बार प्रमाणित होने के बाद में उसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, नियम बनाने का अधिकार, राज्यपाल राज्य सरकार के कामकाज को अधिक सुविधाजनक बनाने और मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन के लिए नियम बना सकता है, बस राज्यपाल के व्यक्तिगत विवेक से संबंधित न हो। ठीक है, लास्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री के उन कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है जो राज्यपाल को जानकारी देने से संबंधित है, जिसमें मंत्रिपरिषद के सभी प्रशासनिक और विधायी निर्णयों की सूचना देना है और प्रशासन से संबंधित मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराना है और किसी मंत्री द्वारा लिए गए फैसले पर पुनर्विचार के लिए उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखना चाहिए, जिससे राज्य के सुचारू और पारदर्शी शासन में मदद मिल सके। डिटेल से पढ़ लेते हैं एक बार। सूचना का दायित्व क्या है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधान से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे। ठीक है, दूसरा, जानकारी उपलब्ध कराना, राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मांगी गई सभी जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पुनर्विचार का अनुरोध, यदि राज्यपाल किसी ऐसे निर्णय पर जिस पर किसी मंत्री ने विचार किया हो, मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्री होते हैं, अगर किसी एक मंत्री ने विचार किया हो गया हो, मतलब कोई टॉपिक है जिसके ऊपर एक विचार एक मंत्री ने किया है, ना कि मंत्रिपरिषद के समूह ने, जो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य उन्होंने तो उसके लिए कहा गया कि मंत्री ने विचार कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने नहीं किया है,
तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए भेज देता है, पुनर्विचार करने का अनुरोध करता है। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह उस पर मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुति करे, जो मंत्री ने बात रखी, जो विचार किया था उसको। ठीक है, ये हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करूंगा कि जो विधानमंडल, जो इनका जो लेजिस्लेटिव वाला है वो कंप्लीट कर लें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आराम से पढ़ते रहिए, टाइम 1 घंटे प्लस हो गया है, लेकिन फिर भी देखो कितनी सारी चीज़ें आपकी हो गई, सारे आयोग हो गए, प्रशासनिक द्वितीय पहले वाले हो गए, और इनके बीच में जो और भी जैसे ओके संतानम समिति वाला था, तो उसको डिटेल से बाद में दूसरे वाले में अटैच कर देंगे उसको। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगी। और जैसे मैंने बताया कि भाई जो चीज़ें चल रही है आप उसको ध्यान से पढ़िए, जो कंटेंट है इसमें आपकी किताब में नोट्स में चीज़ें नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको नोट डाउन करके अटैचमेंट कर सकते हैं। पढ़ते समय जहाँ आपको दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हैं, जो वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद में, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड डालता हूँ, लाइव का ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, इसलिए। ठीक है, और समय का ध्यान रखते हुए ये वीडियो यही कंप्लीट हो रहा है। और किसी भी एस्पिरेंट को या जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे लिए टेस्ट सीरीज अगर लाभकारी साबित हो सकती है, तो मैं एक बार आपको कहता हूं कि एक बार आप भरोसा करिए और एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आप खुद बता देंगे इस चीज़ के लिए कि वास्तव में जो है यहाँ पर ठीक है, क्योंकि आप यूज करेंगे तभी पता चलेगा ऐसा। और मैंने अभी मिनिमम प्राइस कर रखी है, जब मैं इसकी प्राइस बढ़ा दूंगा फिर आप मेरे को कह नहीं सकते इस मामले में, क्योंकि मैं अभी ऑफर दे रहा हूँ, इसलिए ऑफर लिखने की जरूरत नहीं है, ये मान के चलना। आप जो नंबर है इसमें नंबर नहीं दिए हुए, आप क्या कर सकते हैं, 1 सेकेंड, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8432053709। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज यदि रिलेवेंट इशू हो तो ही कर सकते हैं, ऐसा मत करना। ठीक है, क्योंकि अपने खुद के कामकाज होते हैं इसलिए, और इतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग बाद में फिर इतना टाइम दें। लेकिन हाँ, तैयारी से संबंधित कुछ भी अगर आपको पूछना हो, कोई जानकारी चाहिए, आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। ये है, और अपने बारे में कभी बताएंगे आराम से डिटेल से, तो आपके सारे डाउट बाद में क्लियर हो जाएंगे, तो वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी को सरकारी जॉब ही चाहिए। ठीक है, तो सबका अपना जो है व्यक्तिगत फैसला है, सब अपना डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप क्या कहते हैं क्या करते हैं डजेंट मैटर। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और तैयारी करें तो अच्छे से करिए। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर, और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वैसे मैं कहता तो नहीं हूँ, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कर देंगे। ठीक है, लेकिन कब पता चलेगा, जब पेपर होंगे, और पेपर के अंदर जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको टॉप 100 सीरीज से, तब आपको रियलिटी में इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि वास्तव में ये एक सीरीज थी और ये लाभकारी रही है। बस ये प्राइवेट नहीं हो, उससे पहले तक देख लेना। ठीक है, थैंक यू।